हैं रेजोनेंस में क्या, if a molecule can be represented, if a molecule can be represented by more than one structure but none of them represent it clearly, then molecule is said to have resonance. इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, मैंने बोला इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर बट नन ऑफ देम रिप्रेजेंट इट क्लियरली, है ना, किसी में मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी होगी, किसी में मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टी होगी, देन मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव रेजोनेंस। अब हम लोग आगे लिखते हैं द स्ट्रक्चर ड्रॉन known as resonating structure or canonical structure, ठीक है, एंड हम बोलते हैं these resonating structure are hypothetical structure, ठीक है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज तो तुम्हें पहले भी पता होगी। तो हम बोलते हैं क्या आगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इंटरमीडिएट ऑफ resonating structure and known as resonating hybrid कॉमा लगा के लिख देता हूं, इट इज रियल, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने क्या बोला, इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर but none of them represent it clearly, then molecule is said to have resonance. The structure drawn is known as resonating structure or canonical structure and these resonating structure are hypothetical structure, मतलब ये exist नहीं करती, imaginary होती है। जो actual structure होती है वो इन सभी का एक intermediate structure होता है जिसमें थोड़े थोड़े सारी structure की properties होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग resonating hybrid बोलते हैं और ये real होता है, ठीक। अच्छा, कौन से वाले resonating स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा हाइब्रिड में, कैसे डिसाइड करेंगे? जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा हमारे रेजोनेटिंग हाइब्रिड में, ठीक है। कंडीशन टू ड्रॉ आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंडीशन टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट, स्केलेटन of molecule should remain same, मतलब बॉन्डिंग सेम रहनी चाहिए। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन को इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं बस, ठीक है, और किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे। जैसे मान लो किसी ने बोला OCN माइनस था, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और हमने क्या करा, हमने ऐसा बना दिया, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने एटम को शिफ्ट करके, हाँ, हमने मॉलिक्यूल का स्केलेटन चेंज कर दिया। स्केलेटन मतलब उनका बॉन्डिंग, जैसे कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन को नाइट्रोजन से ही कनेक्टेड रखा है,
तो स्केलेटन चेंज नहीं करना, मॉलिक्यूल का स्केलेटन सेम रखना है कि बेसिक स्केलेटन क्या है, कौन किससे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टोटल पेयर्स ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। मतलब कि जो सिंपल सी बात है कि टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नंबर ही तुमने चेंज कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो ऐसा तो होगा नहीं किसी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए किसी में कम हो गए, ऐसा तो होगा नहीं। हमें क्या रखना है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रखना है, मतलब पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, अभी तक हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी सेम स्टेबिलिटी वाली, सेम स्टेबिलिटी वाली नहीं हो तो कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इमेज ऐड करता हूं मैं डायरेक्ट, एक देखते हैं शायद ये है क्या, हाँ यही है, इसी पेपर पर सेट कर देते हैं इसको। दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको ना। हाँ बाकी ठीक है ना। देखो बहुत इजी रूल्स है, मैं एक बार, और ये रूल्स प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखे हैं ना, वैसे तो एक बार तुम्हें समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज हायर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये रूल, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें याद रखने हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, वो सबसे पहले पाई बॉन्ड्स का नंबर चेक करना है। सेकंड, ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम शुड बी कंप्लीट। सेकंड प्रायोरिटी हमें देनी है ऑक्टेट को, कि भाई ऑक्टेट तो सभी एटम का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट हमारा सभी एटम का कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड, न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगी वो चार्ज वाली स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगी। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे स्टार मार्क किया। ये हमेशा याद रखना, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह काम आएगा। कौन सा, एक तो फोर्थ पॉइंट और एक फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हम लोग एक पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर कंपेयर कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट में लिखा है व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बिगर एटम। अगर हम लोग एक ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बिगर एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं F माइनस और I माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, I माइनस। I माइनस, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं F माइनस और O माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है, F माइनस। F माइनस। अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हो एक पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जाएंगे, एक ग्रुप में देख रहे हैं तो साइज से जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, साइज ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। लास्ट पॉइंट, एडजेसेंट एटम विद सिमिलर चार्ज इज लीस्ट स्टेबल, है ना। ये सब प्रायोरिटी में हमारा लास्ट पॉइंट है। अगर एडजेसेंट एटम पर सिमिलर चार्ज आता है तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। सारे पॉइंट्स क्लियर है? बोलो। एडजेसेंट एटम पे सिमिलर सर। चार्जेस मतलब एग्जांपल दीजिए ना सर। हाँ अभी एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल देके तो बताएंगे। अभी इतना क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है, अभी एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। हाँ सर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करेंगे तभी क्लियर होगा। 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा उससे सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे तुम्हें किसी ने दिया N2O, ठीक है। अब उसने बोला N2O तो है ये, और N2O का मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिए किसी ने। दूसरा बनाया -1 +1। तीसरा बनाया
इसको 1 नाम दिया, इसको 2, इसको 3। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब क्या होगा? 1 3 2 1 3 2। ओके, और कोई बताना चाह रहा है? 1 1 2 3 हो सकता है, मतलब 1 2 1 2 3। देखो सबसे पहले तो हमें ना पाई बॉन्ड्स का नंबर देखना है। पाई बॉन्ड सभी में 2-2 है, ठीक है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग ऑक्टेट को देखें, ऑक्टेट को देखें हम लोग, है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट कैसे है नहीं है उसके लिए है ना मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो मैं ना मैं इधर नीचे लिख देता हूँ ना। सभी लोग म्यूट रखो यार अपने आप को, मेरे को काफी डिस्टरबेंस होता है। ये क्या हो गया? अच्छा, जूम आउट हो गया। हो सकता है तुम्हें पहले भी पता हो, बट मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ ना। हाउ टू चेक ऑक्टेट इज कंप्लीट और नॉट। जनरली 11th वाले बच्चों को तो बताना ही पड़ता है, बट तुम्हें भी बता देता हूँ। हाउ टू चेक ऑक्टेट इज कंप्लीट और नॉट, है ना। ये कोई वो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है ना। ऐसा ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से कैसे देखना है। जैसे मान लो कोई ग्रुप नंबर 14 का है या फिर कोई ग्रुप नंबर 15 का है। जनरली है ना हम लोग सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं ना। कोई ग्रुप नंबर 16 का है, कोई ग्रुप नंबर 17 का है ना। अब ग्रुप नंबर 14 वाले को कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4। ऐसे ग्रुप नंबर 15 को 3, इसको 2 और इसको 1, ऐसा ही होता है। हाँ हाँ सर। ये होता है नंबर हाँ, ऑफ सर। बॉन्ड्स टू फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू फॉर्म कंप्लीट, ऐसा लिखे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब जैसे मान लो मैंने बोला फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन है, इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अगर ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। 1। अगर एक चार्ज नेगेटिव में आता है तो उतना ही एक बॉन्ड कम हो जाएगा, जितना चार्ज नेगेटिव में आया उतना ही बॉन्ड कम हो जाएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? बोलो। 3 3। ऐसे ही मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं? 3 3 बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन पर माइनस आ गया तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? बोलो। 2 2। 2 बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन पर 2 माइनस आ गया तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 1 बॉन्ड। नाइट्रोजन पर प्लस आ गया तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 4 बॉन्ड। 4 4 बॉन्ड, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखो कि पहले तो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 में 4 3 2 1 होता है। अगर नेगेटिव चार्ज आए तो एक बॉन्ड कम करना है, पॉजिटिव चार्ज आए तो एक बॉन्ड बनाना है। 2 नेगेटिव आए तो 2 बॉन्ड कम, 2 पॉजिटिव आए तो 2 बॉन्ड ज्यादा, ठीक है। ऐसे हमको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखें, मतलब मैं ऐसे ही जनरल बता रहा हूँ कि हम लोग पूरी केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि साइज जितना छोटा होता है ना उतनी ही ज्यादा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो जनरली तुम देखोगे पूरी तुमने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे हैं अब तक, तुमने कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखा है क्या जिसमें थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हो? मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कभी तुमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखा है जिसमें सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं हो और फिर भी वो पाई बॉन्ड बना रहा है? देखा होगा तो बहुत रेयर केस होगा। किसी ने देखा है तो बताओ मेरे को।
देखा है कभी? बताओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। याद नहीं आ रहा नहीं सर। सर, कोई ऐसा याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा मतलब नहीं देखा, ऐसा नहीं होता। तो मैं एक चीज तुम्हें बोल देता हूँ, ओरली याद रखना है तुम्हें, कि कभी भी अगर पाई बॉन्ड बनाना होगा ना, तो या तो दोनों सेकंड पीरियड के होने चाहिए। देखो पाई बॉन्ड मतलब बॉन्ड दो लोगों के बीच में मिलके बनता है, दो एटम होने चाहिए, है ना, तभी पाई बॉन्ड बनेगा। तो दो एटम कौन से होने चाहिए? या तो एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, या फिर दोनों ही सेकंड पीरियड के होने चाहिए। दोनों में से एक तो एटलीस्ट सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए, तभी पाई बॉन्ड बनता है। अदरवाइज हम बोलते हैं जितना ज्यादा साइज बढ़ता है पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खत्म होती जाती है। साइज बढ़ेगा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खत्म। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें देखो ऑक्टेट देखो सभी का कंप्लीट है क्या? मैंने ट्रिक बता दी, इस हिसाब से चेक कर सकते हो। चार्ज आया उस हिसाब से, जितने बॉन्ड बना रहा है उस हिसाब से सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? हाँ बोलो। सर, कंप्लीट है। ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, ठीक है। थर्ड था न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। अब इस पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा और ऐसा बोल सकते हैं कि देखो न्यूट्रल तो कोई नहीं है, पर जिस स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। एक बात याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो चार्ज का सेपरेशन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? थर्ड वाले में हो रहा है ना चार्ज का सेपरेशन सबसे ज्यादा। एक तरफ -2 आ गया, एक दो पर +1 आ गया, चार्ज का सेपरेशन सबसे ज्यादा थर्ड में हो रहा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब हाँ फर्स्ट सर। और सेकंड में अलग चीज क्या है कि एक में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, एक में नाइट्रोजन पर नेगेटिव है। तो स्टेबल नेगेटिव कहां पर है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन है। पे। एक ही पीरियड के एलिमेंट्स में कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ आई बात? सर चार्ज का सेपरेशन से आपका क्या मतलब है? चार्ज का सेपरेशन ये है कि देखो हमने बोला है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज। अब चार्ज में कितनी चार्ज स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा ही चार्ज है, मतलब बहुत ज्यादा ही चार्ज का सेपरेशन हो रखा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो न्यूट्रल से उतना ही दूर जाता जा रहा है। मतलब जैसे नेगेटिव मान लो चार्ज ज्यादा है ना, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज, ज्यादा है। हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा आ रहा है। जैसे इनमें तो +1 -1 हो रहा था, और थर्ड वाली में -2 तक आ गया, ऐसा। हाँ हाँ ठीक है समझ। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल 2। साइनेट का स्ट्रक्चर हम लोग देखें ना। साइनेट में OCN- होता है। स्ट्रक्चर में बना के देता हूँ तुम लोगों को। ऐसा मान लो, ऐसा बना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, बोलो। जल्दी से बता दो। सर वही ऑर्डर जो पहले में था। थर्ड लीस्ट। हाँ सर पहले वाला ही ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले वाला ही ऑर्डर आएगा, श्योर हो? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। तो देखो इसमें क्या होगा, जो हमारा ये है, इसमें देखो ऑर्डर वही आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि सबसे पहले पाई बॉन्ड देखे, पाई बॉन्ड सभी में सेम है, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, तुम चेक कर लेना। बट चार्ज स्ट्रक्चर ज्यादा थर्ड वाली, इसलिए वो लीस्ट हो गया। अब फर्स्ट सेकंड में देखो, एक में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक में नाइट्रोजन पे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो ऐसा बोल देंगे। अब मैं अजाइड आयन में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें बताना है तुम्हें क्या होगा। वैसे तो देखो ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है ना, तो मैं तो अपना बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, बाकी ऑर्गेनिक में जब सर पढ़ाएंगे तुमको तो सर और बता देंगे अच्छे से कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। फिर भी मैंने इतना तो बता दिया कि इनऑर्गेनिक का काम तो आसानी से हो जाएगा। सर पहले वाले में प्लस चार्ज है ना एन पे। चलिए बताओ।
सर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 और 1 इक्वल ही है। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 और 1 इक्वल ही है। क्या सभी लोगों को यही लगता है? बोलो। हाँ सर, सर, हाँ। फर्स्ट और सेकंड सेम ही स्ट्रक्चर। हाँ सर। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, बाकी में सेम है ना? क्यों है ऐसा सेम? फर्स्ट और सेकंड देखो स्ट्रक्चर एकदम एक जैसी है, कुछ ज्यादा अलग नहीं हुआ है इसमें, स्ट्रक्चर एकदम एक जैसी है, तो हम बोलेंगे थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन फर्स्ट और सेकंड इक्वल है। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? तो देखो इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट और सेकंड में ना चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है, -2 तक चार्ज पहुंच गया, इसलिए फर्स्ट और सेकंड कम स्टेबल हो गया, थर्ड ज्यादा। सभी में पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, और फर्स्ट और सेकंड कम स्टेबल हो गई और दोनों एकदम दिखने में सेम है, और सेकंड थर्ड उनसे ज्यादा हो गया। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। यस सर। चलिए एक सेकंड रुकिए, एक मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ अब, ताकि वो बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़े, हमारा टाइम भी कम लगेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल? हाँ सर। नहीं। हाँ सर, क्वांटम अरे हाँ सर। ये तो पता होगा ना कि पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये सब। हाँ सर, हाँ सर, पता है। ठीक है, और उनके विद साइन पता है? विद साइन? नहीं सर, विद साइड मतलब? मैं भी बताता हूँ। विद साइन हमारे को जरूरी है क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वीबीटी, तो हम बोलते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद साइन। साइन के मतलब साथ सर एटॉमिक, जाते है ना? हम लोग साइन की बात कर रहे हैं। देखो साइन शायद मैंने तुम्हें पहले बताया या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया तो था क्वांटम नंबर वगैरह। तो मैं ना सर, देखो साइन पहले वाला तो नहीं। ना नहीं बताया ना, तो कोई नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। देखो पहली चीज तो क्या है, साइन का मतलब क्या है? शायद मैंने तुम्हें बताया होगा, नोड से पास होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बताया ऐसा? बताया नहीं क्या? सर। बोलो। नहीं बताया, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। इन पे पहले एक्सिस पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, फिर पहले तो P वालों को देख लेते हैं, फिर D वालों को देखेंगे। ये मैंने बनाया PX, ये मैंने बनाया PY, ये मैंने बनाया PZ। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से रहता है। PX PY PZ। अब है ना ऐसे क्वेश्चन मत पूछो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग रहता है, अरे भाई PX डायरेक्शन में, PY Y डायरेक्शन में, PZ Z डायरेक्शन में, ठीक है। इनमें अगर हम लोग साइन देखें तो साइन तुम्हारी इच्छा से तुम कैसे भी लिख सकते हो, बस एक लोब को पॉजिटिव रखना है, एक लोब को नेगेटिव, किसी भी लोब को रख लो, एक लोब को पॉजिटिव, एक लोब को नेगेटिव, एक लोब को पॉजिटिव, एक लोब को नेगेटिव, एक लोब को पॉजिटिव, एक लोब को नेगेटिव, ठीक है। तुम्हारी मर्जी हो वैसे तुम लोग साइन दे सकते हो, एक लोब पॉजिटिव, एक लोब नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे आए हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो वेव फंक्शन होता है ना, तो वेव ऐसे ट्रेवल करता है। अब वेव में हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये वाले पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है? नोड। इन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड, ये नोड है ये सारे पॉइंट। अब वेव का साइन ऊपर प्लस, नीचे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब हम बोलते हैं वेव जैसे ही नोड से पास करता है साइन चेंज हो जाता है, वेव जैसे ही नोड से पास करता है साइन चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब मैंने क्या हाँ बनाया, सर। एक मैंने ये बनाया ऑर्बिटल। अब ये px ऑर्बिटल था, अब इसमें जो मेरा नोड है वो ये वाला है, यहाँ पर है नोड, ये ग्रीन मैंने काफी सॉलिड ग्रीन लाइन बनाया है, यहाँ पर होता है नोड एकदम बिल्कुल ऊपर वाला प्लेन। हाँ सर। हाँ सर। अब इधर वेव का साइन प्लस है, अब ये जैसे ही वेव इधर नोड से पास होगी इधर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो ऐसे हम लोग प्लस और माइनस साइन की बात करते हैं। क्लियर है इतना?
हाँ सर। हाँ सर। तो देखो अब ठीक है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों करते हैं, ये तो कोई कहीं नहीं पूछने वाला, मैंने वैसे ही बता दिया तुम्हें। बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें कि भैया साइन किसका क्या होगा। तो p ऑर्बिटल में, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, उनके मैंने साइन तुम्हें बता दिए। साइन कैसे, किसी भी एक लोब को पॉजिटिव, किसी भी एक लोब को नेगेटिव। अब डी के अंदर बात करते हैं, डी में क्या है, तो डी के लिए भी पहले मैं बना लेता हूं, फिर डी में बात कर लेंगे। डी के कितने लोग हैं, डी के 5 लोग हैं। ठीक है, अब डी में देखो, डी में हम लोग पहले तो उनका एक्सिस का नेम दे देते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये वाई और जेड एक्सिस है, ये एक्स और जेड एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। बाकी इसको बाद में देख लेंगे ना। अब डी में देखो, एक्स वाई एक्सिस के बीच में अगर लोब हो तो इसका नेम क्या होगा, डी एक्स वाई। ये हो गया है डी एक्स वाई। ऐसे ही वाई जेड एक्सिस के बीच में लोब हो तो इसको क्या बोलेंगे, डी वाई जेड। डी वाई जेड। डी वाई जेड, ठीक है, इसको बोलेंगे डी वाई जेड। ये है डी वाई जेड। और ये वाला कौन सा है जो अभी बना रहा हूं मैं, डी एक्स जेड। डी एक्स जेड। और अगर बिल्कुल जो मेरी लोब है वो एक्सिस के ऊपर ही विराजमान है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें साइन कैसे देते हैं हम लोग साइन देने का सिंपल फंडा है, अपोजिट लोब्स को सेम साइन दो। आमने सामने वाली जो लोब है जो 180 डिग्री पर आमने सामने, उनको सेम साइन देना है। इसको प्लस तो इसको भी प्लस, इसको माइनस तो इसको भी माइनस। यही सिंपल फंडा है। इसको प्लस दिया तो इसको भी प्लस, इसको माइनस तो इसको भी माइनस, इसको प्लस तो इसको भी प्लस, इसको माइनस तो इसको भी माइनस, इसको ऊपर वाले को प्लस दिया तो नीचे वाले को प्लस, इसको माइनस तो इसको माइनस। आमने सामने वाली लोब्स को सेम साइन देना है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, तो हम एक्सिस ड्रॉ करें अगर मान लो, तो एक तो ये एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया ना, थोड़ा सा हो सकता है अजीब बने बट ठीक है देखेंगे। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस, ये ऊपर जेड एक्सिस है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो लोब होती है ये जेड एक्सिस पे है ना, और बीच में क्या होता है, रिंग ऐसा ही होता है, ये डी जेड स्क्वायर है। बोलो। हाँ सर। इसमें थोड़ा सा हाँ अलग सर। है, इसमें बोलते हैं कि जो लोब है, लोब पे तो पॉजिटिव साइन है, और जो रिंग है, रिंग पे कौन सा साइन है, नेगेटिव। 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 ठीक है, साइन क्लियर है, साइन क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। देखो साइन पता होना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब तक साइन पता नहीं होंगे, तब तक हम लोग ओवरलैपिंग नहीं पढ़ पाएंगे। ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है। सर डीजेड स्क्वायर वाले में वैलेंस कैसे बॉन्ड बताया? कैसे बताया, बस वही फंडा है, लोब आते ही साइन चेंज कर दो, तो सॉरी नोड आते ही साइन चेंज कर दो, खत्म। ऐसा था ना, बीच में ऐसे कॉनिकल लोब होता है, नोड होता है सॉरी, हाँ। और इधर इसके इधर रिंग होता है। तो नोड प्लस था, फिर नोड से निकला तो माइनस, फिर नोड से निकला तो प्लस, फिर नोड से निकला तो माइनस। समझ गया? नोड से पास होते ही हमारा साइन हो जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखो। बाकी तो देखो इतना सोचना ही नहीं है, हमें सिंपली रट लेना है कि भाई हाँ ये साइन होते हैं, बात खत्म। नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है कि भाई बॉन्ड जो हमारा बन रहा है ना, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, वो कैसे बनेगा वो बताता है। तो ठीक है, उसके लिए मैं अपना इमेज ऐड कर देता हूँ जो वीबीटी के पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर रहा है।
क्या हो गया भाई, चला आगे, लोड नहीं हो रहा। मेल ही काम नहीं कर रहा यार, क्या चक्कर है। नेटवर्क कमजोर आ रहा है काफी। वीबीटी के पॉस्टुलेट्स के बारे में तुम्हें हो सकता है पहले भी आइडिया हो, बट मैं अपनी तरफ से एक बार बता देता हूँ। लोग क्या देखने हैं इसमें ना, तुम लोग रीड करेंगे एक एक पॉइंट को। सर एस ऑर्बिटल का साइन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव लेते हैं, जो मन। हाँ, पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा। चलिए, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ तो सर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स है ना। पॉस्टुलेट्स का मतलब है कि उसने थ्योरी देने से पहले ये सब बातें बोली और उनको मानते हुए सारे काम करे। फर्स्ट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। क्लियर है इतना? यस सर। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, उसको सेकंड पॉइंट में लिखा है। ओवरलैपिंग इज डिफाइंड एज पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक ऑर्बिटल दूसरे पर ओवरलैप ही हो गया है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि पार्शियल मर्जिंग हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत मर्ज हुआ है। क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड पॉइंट पे स्टार मार्क कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट इज in overlapping only half filled orbital of valence shell of an atom participate, है ना, can participate। कि हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ओवरलैपिंग में? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मैंने नीचे हाफ फील्ड, फुली फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल को दिखाया है। अगर बॉक्स में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो फुली फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड, और कुछ भी नहीं है तो वैकेंट। तो हम बोलते हैं ओवरलैपिंग में सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। मतलब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड मेरा स्ट्रांग होगा। तो ये एक्सटेंट कैसे पता लगाएं, उसके लिए मैंने नीचे 4 अलग अलग एग्जांपल लिखे हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो हमने बिल्कुल समझने हैं अच्छे से। अरे भाई, ये जो 4 एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से समझना है। मैंने बोला हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो एक्सटेंट ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, मैंने NS-NS, NS-NP और NP-NP, इन तीनों में से ओवरलैपिंग का एक्सटेंट किसमें ज्यादा होगा? NP-NP में। मैंने लिखा है NP-NP में ज्यादा होगा। उसका लॉजिक भी दिया है ब्रैकेट में, मैंने उसका लॉजिक भी दिया है। लॉजिक क्या दिया है कि डायरेक्शन बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली p ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल देन s ऑर्बिटल, क्योंकि s तो स्फेरिकल होता है, p डबल शेप का होता है, तो उसमें जो डायरेक्शन है वो ज्यादा है। तो हमारे ऑर्बिटल में जितनी ज्यादा डायरेक्शन होगी उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी उतना ही ज्यादा होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। सेकंड पॉइंट में मैंने अलग टाइप से बोला है कि 1s 1s, 2s 2s और 3s 3s में ओवरलैपिंग करा। तो 1s का ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू 2s 2s और एज कंपेयर टू 3s 3s। उसका मैंने लॉजिक लिखा है ब्रैकेट में, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब मेरा न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उसका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट उतना ही ज्यादा होगा। सेम मैंने ऐसा ही एग्जांपल नीचे लिया है 2p 2p और 3p 3p में। अब डायरेक्शन से तो जा नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। अब 2p वाला ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू 3p, इसलिए हम लोग बोलते हैं 2p 2p में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है 3p 3p से।
फिर उसके नीचे एक और एग्जांपल लिखा है कि एक तो 2p 3p में ओवरलैप करवाया और एक 3p 3p में, तो किसका ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा? 3p उसका लॉजिक क्या लिखा है? सेम एनर्जी ऑर्बिटल हैव मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ब्रैकेट में लिखा है सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैव मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो 3 पॉइंट से हमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिफाइन करना है। पहला डायरेक्शन से, सेकंड क्लोज न्यूक्लियस से, क्लोज टू द न्यूक्लियस से, थर्ड सेम एनर्जी ऑर्बिटल से। अब कौन सा हमने अप्लाई करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम डायरेक्शन से जाएं, हम लोग सेम एनर्जी से जाएं, हम लोग मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस से जाएं। थर्ड Clear वाले है? में क्या बताया था आपने? साइज बताया था क्या? साइज नहीं बोला ना, 2p। फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, ये सेकंड और थर्ड इनका लॉजिक सेम है, ये रहा लॉजिक। हाँ मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सर इतनी इन बात लॉजिक में समझ कोई प्रायोरिटी आती नहीं है? है, क्या बोल रहा है? इन लॉजिक्स में कोई प्रायोरिटी नहीं है कि पहले हम लोग क्या देखें किसी नहीं ऑर्बिटल नहीं में। नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारी मर्जी हो जो लगाओ। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। सर वेकेंट चलिए। ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल का भी ओवरलैपिंग हो सकता है ना? कैसे होगा? मतलब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ना, बता दिया ना पहले, नहीं होगा। ठीक है सर। चलो बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, समझ नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है ना। तो देखते हैं तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कौन कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? 2 3 कौन कौन सी? अच्छा तीन, साइड तीन बाय कौन कौन सी? साइड, एड ऑन एक साइड तो ऑन। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग वीकेंड ऑर्बिटल के साथ। क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला इसने। एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है बीच में, और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग रहती है जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता फर्स्ट ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, कोएक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, फर्स्ट इज हेड ऑन और कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दोनों ही इसके नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली चीज तो ये तो तुम्हें पता ही होगी कि मैंने साइन बताए थे ऑर्बिटल्स के, जब सेम साइन में ओवरलैप होगा तभी बॉन्ड बनेगा, ये चीज तो तुम्हें पता है। बोलो, ये चीज तो तुम्हें पता है ना, जब सेम साइन में ओवरलैप होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता है। तो अब देखो इस ओवरलैपिंग में हम लोग है ना साइन को कंसीडर नहीं कर रहे। जो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में तुम्हें बॉन्ड बनाऊंगा मैं साइन को कंसीडर नहीं करूंगा, तुम्हें ऑटोमेटिकली यही मानना है कि साइन सेम को ही ओवरलैप हम करवा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम तो क्या है, साइन साइन तो सेम रखना ही है। बाकी सेकंड हम लोग साइन अगर नहीं सेम हो रहा तो वो मैं तुम्हें बताता चलूंगा। फर्स्ट एम तो ये है कि साइन तो सेम रखना ही है तभी बॉन्ड बनेगा। तो कैसे होगा वो अभी देखो एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोएक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इन दिस एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल, जो लोग अभी तक लग रहे हैं, in this axis of orbital is same as their combining axis, कि जो एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल है और जो कंबाइनिंग एक्सिस है वो दोनों सेम होगा। मतलब क्या है इसका मतलब, समझ आया किसी को? सेम एक्सिस वाले ओवरलैप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया px, px क्या था, ये था। तो px का एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल क्या है, मतलब इसका खुद का एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल मतलब इस px का खुद का एक्सिस क्या है, बोलो। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। अब इसको हम लोग इसी एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवाएं, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक px से और एक px से, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही कंबाइन हो,
तो इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। कोएक्सियल। बोलो। कोएक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है हाँ सर। हाँ सर। कि हमारी जो एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल है उसको उसी की एक्सिस से कंबाइन करवाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये चीज तो पता होगी तुम्हें कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, कंबाइनिंग एक्सिस का एक और दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं मैं? कंबाइनिंग एक्सिस को एक और दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं? चलो अभी कुछ नहीं बोल रहे, छोड़ो। थर्ड पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उस पर स्टार मार्क कर देता हूं। क्या? इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को शॉर्ट में बोलते हैं INA, इज पॉसिबल। ये पॉइंट समझ आया क्या किसी को? इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज पॉसिबल। हाँ सर। हाँ सर। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। बस अभी के लिए ये बात ध्यान रख लें कि सिग्मा बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग टेबल बना के एक एक करके सभी को देख लेते हैं किसमें क्या होने वाला है। तो हम लोग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 केसेस देखने वाले हैं ना। तो टेबल बना के मैं देखता हूँ, ऑलमोस्ट सारे केस में कवर कर लूंगा, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला तुम्हारे लिए। इधर तो ये आ गया, इधर हम लोग लिखेंगे क्या? इधर ऑर्बिटल, इधर बॉन्ड, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे तो लिख रहे हैं ऑर्बिट थोड़ी ऑर्बिटल होगा ना, ऑर्बिटल। इधर लिख रहे हैं उनका कंबाइनिंग एक्सिस, कि किस एक्सिस के अलोंग हम उनको कंबाइन करवा रहे हैं। इधर लिख रहे हैं बॉन्ड, कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या फिर पाई की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पाई के बारे में हम लोग अलग से पढ़े। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग कंबाइन किसको करवा रहे हैं, एस और एस। अब मुझे बताओ एस का खुद का कोई एक्सिस होता है क्या? नॉन डायरेक्शनल। नहीं नॉन होता है डायरेक्शनल। एस का खुद का कोई एक्सिस नहीं है, या फिर हम बोलते हैं सारे एक्सिस एस के ही हैं। तो इसको कंबाइन करवाओ किससे? कंबाइनिंग एक्सिस क्या रखो, एनी एक्सिस जो तुम्हारी मर्जी है ना, उस एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवा दो एस और एस को, ठीक है। जो तुम्हारी मर्जी है उस एक्सिस के अलोंग एस और एस को कंबाइन करवा दो, एस और एस। ओवरलैप होगा, कौन सा बॉन्ड देगा? सिग्मा 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 बॉन्ड। मतलब इस चीज को हमेशा ध्यान रख लो, एस और एस कंबाइन होंगे एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग, मतलब हमेशा कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। मतलब एस और एस में तो कोई लफड़ा है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि एस और एस तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना ही लेंगे। सेकंड केस है, हम लोग कंबाइन कर रहे हैं एस को किसके साथ, पीएक्स के साथ। अब कंबाइनिंग एक्सिस में चेंज कर रहा हूं, एक बार कंबाइनिंग एक्सिस एक्स एक्सिस ले रहा हूं। अब तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा यार, अब वो कैसे होगा वो अब तुम जानो यार, सोचना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा। अब देखो एस की तो कोई एक्सिस थी नहीं, उसको छोड़ो। अब पी की तो एक्सिस थी, कौन सी एक्सिस थी पी की, पी एक्स की? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस।
और यहाँ पर कंबाइनिंग एक्सिस भी कौन सी है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो देखो थोड़ा इमेजिन करो ऐसा कुछ हो रहा है कि एस था इधर से और पी एक्स था इधर से, है ना, और इसी एक्सिस के अलोंग इनको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइनिंग एक्सिस एक्स है ना, तो ओवरलैप होके क्या बॉन्ड बनेगा? हाँ Yes, sir. सर। बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड जो बनेगा ना, ओवरलैप वाला डायग्राम वो मैं तुम्हें बना देता हूँ। कभी भी कंबाइनिंग एक्सिस और खुद का जो एक्सिस है ओवरलैप हो ऑर्बिटल का, अगर वो सेम है तो बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब देखो y एक्सिस कंबाइनिंग एक्सिस है, मतलब ये तो मेरा था कौन? ये तो मेरा था s और ये था मेरा px। अब किस डायरेक्शन के अलोंग कंबाइन कर रहे हैं? y एक्सिस। y, मतलब y के direction। अलोंग ये कंबाइन कर रहे हैं, y डायरेक्शन। अब खुद का एक्सिस था x, कंबाइन कर रहे हैं y से, तो क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ये ना ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग बना कैसे रहे हैं, इसका इमेजिनेशन आना चाहिए हमको, रटना नहीं है इस वाली चीज को, इमेजिनेशन हमें आना चाहिए। ये ऐसा होगा ओवरलैप होने के बाद? हाँ सर। क्या ऐसा ओवरलैप कभी देखा है तुमने? नहीं सर। नहीं तो सर। बॉन्ड कौन सा बनेगा? मैं बोलता हूँ नो बॉन्ड। अब जेड एक्सिस को इमेजिन कर पा रहे हो कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा सोचो कि जो मेरा पीएक्स है ना वो तो ये रहा। अब है ना y तुम्हारा क्या है, जो सॉरी तुम्हारा s ऑर्बिटल है वो z एक्सिस से आ रहा है, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर आके इस पर ओवरलैप हो रहा है। स्क्रीन के परपेंडिकुलर आकर इस पर ओवरलैप हो रहा है, मतलब वो ऐसा ओवरलैप होगा। समझ रहे हो? स्क्रीन के परपेंडिकुलर आके ओवरलैप हो रहा है क्योंकि z एक्सिस था स्क्रीन के परपेंडिकुलर। Yes, sir. हाँ सर। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? नो बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। हाँ सर। अब है ना जैसा इसमें हुआ ना सेम वैसा ही दो केस और मैं बना देता हूं, सेम डिट्टो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। क्या है वो दोनों में लिख देता हूं जल्दी से। s का py के साथ कराओ और s का pz के साथ कराओ। तो py में कहां बॉन्ड बनाएगा? कौन सी एक्सिस के अलोंग? तो सर वो समझ गया है PY और PZ वाले। क्या बोल रहा है? रहने दो सर, वो बनाओ मत, रहने दो, वो समझ गया वैसे भी PY PZ। नहीं नहीं, क्या रहने देना है क्या नहीं रहने देना वो तो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि हमको सबको देखना पड़ता है ना। मुझे पता है तेरे को आता है पर सबको नहीं आता ना। अब हम लोग इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसे इतना डिटेल में नहीं बता रहे। अब देखो एक तो py के साथ एक pz के साथ है। अब py का खुद का एक्सिस y है, कंबाइनिंग एक्सिस भी y होना चाहिए, मतलब जो y के साथ है वहां सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही pz में जो z के साथ है वहां सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी दोनों में क्या है? कंबाइनिंग एक्सिस और खुद का एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इनमें नो बॉन्ड होगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तुम इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे y वाले में क्या होगा, जो मेरा py होगा वो ऐसा दिखेगा और s होगा y एक्सिस से कंबाइन होता हुआ आएगा, तो ऊपर से आएगा कंबाइन होता हुआ, क्योंकि y एक्सिस मेरा कंबाइनिंग था तो ऐसा होगा। ऐसे ही z में भी तुम बना सकते हो, z एक्सिस वाला बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए इतना ही काफी। क्लियर है इतना? हाँ सर। यस सर। चलिए तो इसी को और आगे मैं बढ़ा देता हूं। अब देखो S का सारा देख लिया, S P से ओवरलैप हो गया, S से ओवरलैप हो गया, S को D से भी करेंगे बट पहले दूसरे केसेस देख लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिया PX को PX से ओवरलैप करवाना है, PY को PY से ओवरलैप करवाना है, PZ को PZ से ओवरलैप करवाना है, तो हमें बनाना सिग्मा बॉन्ड ही है ना, इस बात को ध्यान रखो, हमें सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है। तो PX को PX से कौन सी एक्सिस के अलोंग कंबाइनिंग एक्सिस क्या रखूं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। इसमें x एक्सिस को कंबाइनिंग रखें, क्योंकि खुद की एक्सिस होगी वही कंबाइनिंग एक्सिस रखनी है। इसमें y एक्सिस को कंबाइनिंग एक्सिस रखें, इसमें z एक्सिस को कंबाइनिंग एक्सिस रखें।
मतलब ऐसा कुछ होने वाला है कि ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये ऐसे ओवरलैप करेगा और ये Z ऐसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो जो खुद का एक्सिस है वही कंबाइनिंग एक्सिस होगा ना P में, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अदरवाइज की स्टोरी बाद में देखेंगे। तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड। ये चीज समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब हम लोग किसको ओवरलैप करवा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग ओवरलैप करवा रहे हैं px को py से, px को pz से और py को pz से। सारे कॉम्बिनेशन बन गए, px py px pz py pz। कोई कॉम्बिनेशन रह तो नहीं गया? नहीं सर। अब इसमें एक्सिस ऑफ कंबाइनिंग एक्सिस क्या ले लो? क्या लिया है मैंने? एनी एक्सिस। एनी एक्सिस। क्या बोलेंगे हम लोग बॉन्ड के बारे में? नो बॉन्ड। नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों है तुम चेक कर लो। अरे px ऐसा होता है, py ऐसा होता है, ऐसे बॉन्ड कभी देखे हैं क्या तुमने? ये सारे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ऐसे बॉन्ड कभी देखे हैं? नहीं सर। नहीं देखे होंगे ना। नो सर। ठीक है, तो इसमें नो बॉन्ड मैंने लिख दिया। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब देखो p के सारे केस देख लिए हम लोगों ने, s के p के साथ सारे केस देख लिए। अब d में आ जाते हैं। d में थोड़ा सा स्पेशल है, उस चीज को मैं लिखवा भी दूंगा तुम्हें बाद में। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ है ना बॉन्ड बनाने वाले केसेस देख रहे हैं। क्या कि s का dz स्क्वायर से और pz का dz स्क्वायर से। d में सिर्फ एक ही बंदा है जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कौन है वो? dz स्क्वायर। dz स्क्वायर। d में है ना, बाकी लोग पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। डेल्टा बॉन्ड का नाम सुना है कभी? हाँ सर। हाँ सर। सुन, चलिए अच्छी बात है, सुना है तो। नहीं सुना तो हम सुना देंगे बाद में। d में सिर्फ इकलौता dz स्क्वायर ही है वो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो dz स्क्वायर के सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें वही बंदा लेना पड़ेगा जो dz स्क्वायर के साथ सिग्मा बॉन्ड बना ले। तो s में तो पूरा ले लो, क्योंकि s की तो खुद की कोई एक्सिस होती नहीं, बट dz स्क्वायर की z एक्सिस खुद की एक्सिस है, तो एक ऐसा ओवरलैप होगा। ऐसे ही pz भी dz स्क्वायर के साथ z एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करेगा, dz स्क्वायर भी dz स्क्वायर के साथ z एक्सिस के साथ अलॉन्ग ओवरलैप करेगा, तभी बॉन्ड बनेगा। कैसे होगा देखो, कुछ ऐसा होगा। हाँ सर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नहीं बनाएगा सिग्मा बॉन्ड? नहीं बनाएगा। क्यों सर? उसका भी तो एक डायरेक्शन है ना, मतलब जहाँ पे प्लस प्लस ऑर्बिटल है उसका y डायरेक्शन में ले सकते हैं, x डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो उसको p के साथ ओवरलैप करा सकते हैं ना। कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना। प्रथमेश। चलिए इसके क्वेश्चन का आंसर दो भाई। इब्राहिम बताओ। क्या पूछा सर उसने? बताओ भाई, इसको बताओ। dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसका भी तो एक एक्सिस रहता है ना, मतलब एक y एक्सिस में ऑर्बिटल रहता है जिसमें प्लस प्लस लेते हैं और एक x एक्सिस में ऑर्बिटल लेते हैं माइनस माइनस लेते हैं। तो उसको p के साथ y एक्सिस p ऑर्बिटल जो है हम लोग y एक्सिस से अप्रोच करा सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं ना सिग्मा। पता नहीं सर, पॉइंट है। देखो मैं बोलता हूँ, ये क्या बोल रहा है? ये कोई मशीन चल रही है भाई किसी की, है बंद करो। ये बोलना चाह रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि हम अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि हमारे पास ऐसा है, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना। और ऊपर क्या है? ऊपर दिया है ऐसा, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस प्लस ओवरलैप हुआ तो ऊपर मान लीजिए पी वाई होगा, है ना, जो भी है। तो ये ओवरलैप हुआ तो सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा? ऐसा बोलना चाह रहा है ये। हाँ सर। तो देखो इसके अंदर है ना, ये थोड़ा सा, ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा, मतलब क्या बोले यार, मतलब कुछ बुक्स बोलती है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कुछ बोलती है नहीं बनाता। तो जो मैंने पढ़ा है मेरे अकॉर्डिंग तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता। उसका लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ। हम ऐसा बोलते हैं कि जो 4 लोब से टोटल 1 2 3 4 4 लोब में से सिर्फ एक लोब ही ओवरलैप कर रहा है,
एटलीस्ट 2 लोब्स का ओवरलैपिंग होना जरूरी है डी में। हम लोग ऐसा बोलते हैं डी में एटलीस्ट 2 लोब का ओवरलैप होना जरूरी है, मतलब 50% लोब्स का। 4 है तो 2 का, 1 है तो 2 है तो 1 का। तो 4 में से सिर्फ 1 लोब ही ओवरलैप कर पाती, तो इतना सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग नहीं होता है कि उसको हम लोग एज अ बॉन्ड कंसिडर करें। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग एज अ सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करें। सर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें ऐसा कुछ है, आपने पढ़ा होगा तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ा। अभी तुम्हारे शीट में भी क्वेश्चन दिखेगा, उसमें होगा, देखना उसमें होगा जो हम बताएंगे तुम्हें। ठीक है, हाँ ठीक। देखो सिग्मा बॉन्ड के सारे केस देख लिए। अब हमारे ठीक है, पाई बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग टाइप 2। कौन से कलर के पेन से लिखते थे? ब्लू कलर के। सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या होते हैं? इसको बोलते हैं कोलैटरल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, है ना। कोलैटरल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। इसमें क्या पॉइंट से लिखने वाले बता देते हैं हम लोग। हम लोग बोलते हैं इन दिस केस एक्सिस ऑफ orbital. In this case, axis of orbital is perpendicular to their combining axis. सिग्मा बॉन्ड में तो क्या था, एक्सिस ऑफ ऑर्बिटल और कंबाइनिंग एक्सिस सेम होना चाहिए था, इसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट स्टार मार्क कर रहा हूं, it results in the formation of pi bond और डेल्टा, या तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा या डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हम बोलते हैं पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सो इट नेवर। ये सारी बातें वीबीटी को लेकर कर रहे हैं, है ना। वीबीटी ने जो जो बोला वो हम बोल रहे हैं। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, सो इट नेवर फॉर्म्ड अलोन, ऑलवेज फॉर्म्ड विथ सिग्मा बॉन्ड। हम बोलते हैं पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता, सिग्मा बॉन्ड के साथ बनता है। जैसे मान लीजिए ऐसा मैंने बनाया, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। तो हम बोलते हैं एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, 2 होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 होगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इस पर स्टार मार्क कर देता हूं मैं। क्या? इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, रोटेशन अबाउट INA मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। रोटेशन अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे सिग्मा बॉन्ड में तो क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता था, सिग्मा बॉन्ड ऐसा होता था। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती है? दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस। तो ये दोनों न्यूक्लियस है, इनको मिलाने वाली एक्सिस ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। क्या हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं? दोनों हाथों से पकड़ के यहाँ से और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं? हाँ सर। तो हम बोलते हैं रोटेशन पॉसिबल है, ये भी घूमता जाएगा। बट पाई बॉन्ड कैसा बनता है? पाई बॉन्ड तो ऐसे बनता है, तुम्हें पता होगा। हाँ सर, लैटरल ओवरलैप, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ से रोटेट करना चाहे और रोटेट करते वक्त क्या करें, मान लो अगर रोटेट करेंगे और इसको हमने फ्रीज कर दिया है तो ये रोटेशन नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसमें कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है।
तो हम बोलते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड है उसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहां से रोटेट नहीं कर पाए। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे मान लो मैंने लिखा क्या कि हम ऐसे ओवरलैप करवा रहे हैं कि खुद की एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए कंबाइनिंग एक्सिस। तो ये देखो इसकी खुद की एक्सिस तो y है क्योंकि ये py है और कंबाइनिंग एक्सिस मान लो x है, x एक्सिस के अलोंग इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो हम बोलते हैं इसमें दो केस मैंने ले लिए, एक तो ऊपर प्लस प्लस है और एक केस लिया क्या प्लस माइनस। तो किस में बॉन्ड बनेगा और किस में नहीं? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में बनेगा। ऊपर वाले में पाई बॉन्ड, नीचे वाले में हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड, मतलब साइन तो एटलीस्ट सेम होने ही चाहिए। चलो तो फिर हम लोग अपनी कथा आगे वापस टेबल बना के सारे बॉन्ड वॉन्ड होते हैं जो सब लिख देता हूं मैं ना। तो इसमें भी ज्यादा केसेस नहीं है, ये सारे केस पढ़ के फिर एक दो पॉइंट्स लिखते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे हम लोग। चलिए अगेन इसमें भी हेडिंग सेम वैसा ही है हमारे पास, क्या कि इधर तो मेरे ऑर्बिटल है, इधर उनका कंबाइनिंग एक्सिस है, और साइन सेम रखने ना हमको क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है। इधर मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड, ठीक है। तो देखो एस तो कभी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि उसकी खुद की कोई एक्सिस नहीं है, ना ही कोई परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग वो कुछ होगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं px और px। देखो px py px py px pz इन सब में तो बॉन्ड होता ही नहीं है, हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर px px लिया और उसको x एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवाए तो क्या बनता है? तो एक्सियल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऐसे ही px px को या तो x एक्सिस सॉरी अरे यार px px को या तो x एक्सिस या फिर सॉरी या तो y एक्सिस या फिर z एक्सिस के अलोंग कंबाइन किया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। या तो y एक्सिस या z एक्सिस के अलोंग कंबाइन किया। क्यों? देखो ध्यान से सुनो, px का खुद का जो ऑर्बिटल था उसका खुद का जो हमारा इसका खुद का जो एक्सिस था वो x एक्सिस था px का। कंबाइनिंग एक्सिस है y या फिर z, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस कंबाइनिंग एक्सिस है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। ऐसे ही py को किस एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवाएं? एक्स एंड जेड। py को करवाए या तो x एक्सिस या फिर z एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस। ऐसे ही pz को करवाए या तो x एक्सिस या फिर y एक्सिस, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है क्या मैंने कैसे लिखा है ये? हाँ सर। चलिए अब देखो p वाला तो इजी था, अब p का d के साथ ओवरलैप में थोड़ा सोचना है। तो इसमें मैं सारे केसेस नहीं करवा रहा, मैं कुछ कुछ केसेस करवाऊंगा, है ना। तो इसमें दिमाग लगाना थोड़ा, है ना, अच्छे से सोचना। अब देखो px को dxy के साथ ओवरलैप करवा रहा हूं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसा 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 ऐसा, ये कौन है? ये x और y, दिस इज dxy, और ये है मेरा px। वापस देता हूं, अच्छा नहीं हुआ ना। ये मेरा px, साइन भी बना देते हैं वही, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना। ये x एक्सिस के अलोंग है। अब है ना कंबाइनिंग एक्सिस क्या रख रहा हूं मैं? एक बार x एक्सिस रख रहा हूं तो क्या होगा, एक बार y एक्सिस रख रहा हूं तो क्या होगा, एक बार z एक्सिस रख रहा हूं तो क्या होगा। अब तुम मुझे सोच के बताओ ध्यान से, है ना।
मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग इनको कंबाइन करता हूं तो क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो, बताओ, इनको एक्स एक्सिस के अलोंग कंबाइन कर रहा हूं तो क्या होगा। कोई बॉन्ड नहीं कोई भी बनेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कंबाइन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा वो मैं बता देता हूं। ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह की ओवरलैपिंग तुमने कभी देखी है फ्यूचर में, या फ्यूचर में क्या पास्ट में? नहीं सर। नहीं देखी ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग नो बॉन्ड। अब मैंने इसी को वाई एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवाता हूं, ध्यान से देख, वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर आएगा मेरा पी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग कंबाइन कर रहे हैं, अब वही साइन लिख देता हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये ओवरलैप हो रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे ही मान लो मैं जेड एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवाऊं तो, ध्यान से तुम खुद सोच के बताओ, जेड एक्सिस के अलोंग कंबाइन होगा तो क्या होगा, तभी भी No पाई bond. बॉन्ड ही बनेगा, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ सर, पाई बॉन्ड बनेगा। अरे मूर्खो, जेड एक्सिस के अलोंग अगर कंबाइन करूंगा तो ये पी जेड ऊपर से ऐसे आएगा, है ना, पी एक्स, सॉरी, जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो ऊपर से परपेंडिकुलर आएगा तो ऐसे ओवरलैप होगा, कौन सा बॉन्ड है ये किस किस्म का पाई बॉन्ड है ये बताओ, सर अगर थोड़ा ऊपर से आया तो? कितना, कितने भी ऊपर से लिया तू, कौन से थोड़ा और नीचे, डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना, एक्सिस तो सेम रखेगा, एक की एक्स एक्सिस है तो उसके पैरेलल से ही तो आएगा बिल्कुल। हाँ सर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं इमेजिन कर पा रहे तो फिर मुश्किल है, फिर तो क्या बोले, मतलब किसी को नहीं समझ आया तो अभी बता दे। चलिए, अब हम लोग है ना, नेक्स्ट मैं तुमसे ही पूछूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, पी वाई को पी वाई को मैं डी एक्स वाई के साथ ओवरलैप करवाऊं, ध्यान से सुनना, पी वाई को डी एक्स वाई के साथ ओवरलैप करवा रहा हूं, मतलब मैंने बोला कि मैं इसको इससे ओवरलैप करवा रहा हूं, है ना, तो बताओ कौन से एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनेगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, या जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा पाई बॉन्ड, बाकी में बनेगा नो बॉन्ड, समझ आती है बात? यस सर। हाँ सर वाई एक्सिस के लॉन्ग क्यों नहीं? इमेजिन करो, थोड़ा सोचो, मतलब कुछ तो खुद से भी दिमाग चलाओ, इसको ऐसा का ऐसा हाँ उठा सर, ले समझा। दोनों को और वाई एक्सिस के अलोंग कर, ओवरलैप नहीं बनेगा, मन क्लियर है? हाँ सर। अब पी जेड को डी एक्स वाई के साथ ओवरलैप करवाना है, तुम्हें ही सोचना है, पी जेड को डी एक्स वाई के साथ ओवरलैप करवाया, कौन से एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनेगा, ये तो एक्स वाई और ये वाई था, ये ऐसे सर जेड बोल बनेगा ही दिया, नहीं शायद। शायद नहीं, कंफर्म बताओ, शायद शायद क्या होता है, पेपर में शायद करके मार्क करके आओगे क्या आंसर? बनेगा नहीं सर किसी भी एक्सिस पे बॉन्ड। तो हम बोलेंगे नो बॉन्ड, किसी भी एक्सिस पे बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो पी जेड में चला गया है ना, डी एक्स वाई का जो एक्सिस है और पी जेड है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, सब परपेंडिकुलर हो गया, तो किसी भी एक्सिस में बॉन्ड नहीं बनेगा, क्लियर है इतना? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब देखो एक चीज और बताओ, पी एक्स का हम लोग ओवरलैप करवा रहे हैं किससे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से,
पी एक्स का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ओवरलैप करवा रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर जेड एक्सिस के थ्रू करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं सर, नहीं बनेगा। अरे जेड एक्सिस के थ्रू कराएगा तो साइन सेम आ रही है क्या? प्लस प्लस तो प्लस माइनस से अच्छा, ओवरलैप हाँ होगा ना, थोड़ा तो दिमाग चला। हाँ 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 हाँ। समझ गए? तो किसी भी एक्सिस पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, समझ आती है बात? हाँ सर। चलिए एक केस और बताता हूँ, कौन सा बताना है? डी एक्स वाई का। सारे केसेस बता रहा है, जितने केसेस से हमारे सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो केसेस में सारे कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी पाई बॉन्ड में तो बहुत सारे केस हो सकते हैं ना। इस केस पे थोड़ा स्टार मार्क लगा देता हूँ। डी एक्स वाई है ना। इसमें दिमाग लगाओ। अब मुझे बताओ क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करें, तीनों एक्सिस के अलोंग करें ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। बताओ, इंपॉर्टेंट केस है ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नए। सर जेड एक्सिस के अलोंग बन रहा है कुछ। जेड एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा। एक्स वाई के अलोंग पाई बनेगा, जेड के अलोंग डेल्टा बनेगा। हाँ चलिए एक्स वाई के अच्छी बात है। एक्स वाई के अलोंग पाई बनेगा, जेड के अलोंग डेल्टा बनेगा। देखो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास क्या है? एक है ये डी एक्स वाई, दूसरा भी कौन है? दूसरा भी डी एक्स वाई है। अब पहली चीज साइन ऐसे रखने हैं कि हमको बॉन्ड बनाना ही है, बस ये मान के हम लोग साइन रखें, है ना। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कंबाइन करेंगे मतलब यूं आएंगे। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। चलिए हमें दिख गया, पाई बॉन्ड बन गया। अब मैं ना वाई एक्सिस के अलोंग कंबाइन करवाता हूँ, तो मैं वापस बनाता हूँ। बार बार हमें बना बना के देखोगे ना, तभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में बनाने पड़ेंगे, और हमेशा ऐसे ही बनाएं कि बस साइन सेम रखें। प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखो ओवरलैप हो रहा है ना, प्लस माइनस हो रहा है ओवरलैप, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। समझ आ रही इतनी कहानी? एक्स और वाई एक्सिस की कहानी समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो जेड वाली कहानी को ध्यान से सुनो। मतलब इमेजिन करो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो उसको मैं 3D में तो बना नहीं सकता, मतलब फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं बनाने का। ऐसा कुछ होगा। अब इसमें भी ऐसा ही रखें कि साइन सेम रखें, साइन को सेम रखना जरूरी है, क्योंकि हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाने हैं, ना कि एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर प्लस तो इधर भी प्लस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ भी माइनस। अब ये ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं ना, ये जेड एक्सिस मान लेते हैं हम लोग इसके परपेंडिकुलर। बोलो यस सर। यस। हाँ सर। अब देखो ये माइनस इस माइनस के साथ ओवरलैप होगा, ये प्लस इस प्लस के साथ ओवरलैप होगा, ये माइनस इस माइनस के साथ, और ये प्लस इस प्लस के साथ। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, जिसमें चारों के चारों ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाए, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। सर इसको एक ही इतनी बॉन्ड बात मानेंगे समझ? ना? हाँ एक ही बॉन्ड मानेंगे। सर हाँ सर मतलब ऐसे जैसे आपने पहले एक्स एक्सिस लिया कंबाइनिंग, तो बाद में साइन बदल दिया, तो मतलब ऐसे हर स्ट्रक्चर में कर सकते हैं ना? मतलब हर हाँ ऑर्बिटल मतलब में कर अगर, सकते हैं ना, साइन बदल के फिर? हाँ हाँ साइन बदल के रखना है, बट साइन ऐसा नहीं रखना कि तुम साइन बदलने में इतने खतरनाक एक्सपर्ट हो जाओ कि तुमने साइन बदल के ऐसे कर दिए कि इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस। ये नहीं चलेगा। आमने सामने पर प्लस और इधर आमने सामने पर माइनस। ठीक है। हाँ सर।
वो लॉजिक फॉलो करना है। आमने सामने वाले जो 180 डिग्री पर है बिल्कुल अपोजिट साइन वाले, अपोजिट लोब से उनपे सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। चलिए यस सर। एक और बता देता हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करवाया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करवाया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करवाया। इमेजिन करो और बताओ। Z एक्सिस के along डेल्टा। सिग्मा सिग्मा डेल्टा। सिग्मा सिग्मा डेल्टा, ओके। नो बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, क्या ये बात समझ आती है? हाँ 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 सर। हाँ सर। चलिए यहाँ पर मेरा ये खत्म ओवरलैपिंग। यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सिग्मा का होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा है, फिर डेल्टा है और फिर पाई है, ठीक है। चाहो तो याद रख सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, सिग्मा सबसे ज्यादा, देन डेल्टा, देन पाई। क्लियर है इतना? किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई संदेह? नहीं सर। तो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, p orbital can form both sigma and pi bond. Third point, dz square orbital can form only sigma bond. Fourth point, remaining 4 d orbitals, जो बचे हुए 4 कौन कौन से? बोलो। कौन कौन से हैं? पाई और डेल्टा। एक्स वाई वाई जेड एक्सपेरिमेंट। dxy dyz dzx और dx square minus y square, जो रिमेनिंग 4d ऑर्बिटल है कैन फॉर्म बोथ पाई एंड डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। तो कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब हमारा अगला जो क्लास होगा वो कब होगा? सैटरडे शायद। सैटरडे शायद। रुको मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ, क्योंकि अब हमको होमवर्क वापस देना पड़ेगा ना। सर वो आपने गैस रियल हाँ गैस सर का शीट सैटरडे भेजा को है। है। क्या बोल रहा है? हाँ सैटरडे को होगा। हाँ क्या बोल रहा है? सर रियल गैस का वो शीट भेजा था आपने कल। हाँ तो नहीं वो बिना बताए आपने, मेरे को लगा कौन सा लेसन का है, देखा नहीं। क्लास में ध्यान दिया करो, आप शीट तो भेजते रहेंगे। देखो हमने पहले दिया था एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से दिया था कंप्लीट। इसमें दे देता हूं मैं। एक्सरसाइज पार्ट 2 नहीं डिस्कस कर रहा, मैं पार्ट 3 डिस्कस करूंगा। किसमें से? किधर गया यार शीट? एक तो शीट ढूंढ पहले। किसमें से कर रहे हैं? क्या कौन सी शीट का डिस्कशन कर रहे हैं? आइडियल सर गैस। रियल गैस हो गया है तो वो कर लेते पहले। क्या बोल रहे हैं? रियल गैसेस हो गया ना सर हमारा, तो उसमें से कुछ दे दूंगा। होमवर्क देखो, जो नेक्स्ट क्लास में जो होमवर्क डिस्कस होगा वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारे को टॉपिक का नाम भी बताना पड़ेगा, आइडियल गैसेस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 लास्ट क्लास में दे देता, पार्ट 3 ये करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है।
सर पार्ट 2 भी डिस्कशन के लिए रखना ना सर, उसमें अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब पार्ट 2 में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सर। हाँ पता है मेरे को, सब पता है किसमें कौन से क्वेश्चन है। हम पार्ट 1 और पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसको डाउट हो पार्ट 2 में मेरे से पर्सनली पूछ ले, ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ठीक है। थैंक यू सर।